दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब यानी पुअर लेवल पर पहुंचते ही दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग की। प्रदूषण से निपटने के लिए 21 पॉइंट एक्शन प्लान के तहत ग्रीन वॉर रूम सेटअप किया गया है, जहां से रेड जोन में पहुंच चुके 13 हॉटस्पॉट की निगरानी ड्रोन के जरिए शुरू हो जाएगी। ठंड की आहट के साथ हर दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 दर्ज किया गया, जो खराब माना जाता है। दिल्ली के 13 इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट में रखा गया है, वो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति बनाने का दावा 2 हफ्ते पहले ही किया था, लेकिन गुरुवार को प्रदूषण पर इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रदूषण का स्तर है, पुअर कैटेगरी में पहुंच गया। लेकिन हम कुछ जगहों पर देख रहे हैं कि पुअर कैटेगरी से भी ज्यादा जो है प्रदूषण का स्तर दिख रहा है, जिसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो उन 13 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया। वहां पे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए और ज्यादा क्या एफर्ट किया जाए, उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई थी। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही दिल्ली सरकार ने 21 सूत्री एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट की निगरानी ड्रोन से करने की योजना है। इसके लिए एक ग्रीन वॉर रूम का सेटअप किया गया है, जहां से पड़ोसी राज्यों में पराली जलने वाले इलाकों की मॉनिटरिंग की जानी है। इसके अलावा ऑड इवन, वर्क फ्रॉम होम, मोबाइल एंटी स्मॉग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 2 स्मॉग टावर भी बनाए गए थे, जिनमें से एक दिल्ली सरकार और एक केंद्र सरकार ने बनाया था। फिलहाल दोनों बंद पड़े हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर है। 2021 में दिल्ली सरकार ने इसे पायलट बेसिस पर निर्माण करवाया था। करीब 23 करोड़ की लागत आई थी जिसमें, और कहा गया था कि इसके 1 किलोमीटर के दायरे में ये एयर को प्यूरिफाई कर सकेगा। लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है, वो जब इसको नापा गया तो करीब 300 मीटर के दायरे में ही करीब ये पॉल्यूशन में 12 से 15% ही कमी ला पाता है। और इस तरह के कई सारे और भी स्मॉग टावर दिल्ली सरकार बनाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन फिलहाल जो इसकी एफिकेसी है, इसकी एफिशिएंसी है, उसको देखते हुए ये जो प्लान है वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। दिल्ली के प्रदूषण पर गोपाल राय से संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक्सक्लूसिव बात की। आज जो इमरजेंसी मीटिंग आप लोगों ने बुलाई, उसमें क्या मुख्य अगर कहें 3 बड़े फैसले लिए जिससे कि राहत मिलेगी? देखिए, दिल्ली के अंदर अब मौसम विपरीत हो रहा है। बारिश बंद हो चुकी है, हवा की गति कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ऐसे में जो पोल्यूशन के कण वायुमंडल में फैल जाते थे, वो नीचे आ रहे हैं जी। उस कारणों से अब दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रदूषण का स्तर है, पुअर कैटेगरी में पहुंच गया। लेकिन हम कुछ जगहों पर देख रहे हैं कि पुअर कैटेगरी से भी ज्यादा जो है प्रदूषण का स्तर दिख रहा है, जिसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो उन 13 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया। वहां पे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए और ज्यादा क्या एफर्ट किया जाए, उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई थी, जिसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला ये तो कि हर हॉट स्पॉट के लिए अलग कार्य योजना बनाई जा रही है। दूसरा, इस कार्य योजना को लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, अलग अलग 13 हॉट स्पॉट पे 13 कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो DCMCD है उसको इंचार्ज बनाया गया और DPCC के मेंबर्स, इंजीनियर जो हैं वो उसकी कमेटी के हिस्सा होंगे। कल से सभी जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं ग्राउंड विजिट करेंगी और वहां जो जो जरूरी कदम है सभी डिपार्टमेंट्स मिल करके आगे बढ़ाएंगे। खासतौर से जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए PWD की तरफ से 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन वहां अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय जो है वो की जा रही है, जिससे कि वहां जो डस्ट पोल्यूशन है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और दिल्ली में यमुना नदी में एक बार फिर जहरीला झाग दिखाई दे रहा है। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया है। यमुना में काफ़ी दूर तक सिर्फ झाग ही झाग है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज़्यादा प्रदूषित है। मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं, जहां पर हमेशा छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है, घाटों का यहां पर सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूं और आप देखेंगे यहां पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा,
मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा, और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है, क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया, और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है, और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं, और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है, और उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये दिख रही है। क्योंकि झाग जो है हमेशा की तरह नहीं बनता, लेकिन इस बार अक्टूबर से झाग बनना शुरू हुआ है, और दावा किया जाता है कि छठ पर्व पर छठ घाट को बनाया जाएगा। लेकिन छठ घाट कैसे बनेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगी? यहाँ को इधर को और नहीं चाहिएगा, नहीं जाएगा, कितना आगे तक जा सकता है? देखिए यहाँ से अब नाव भी चलने के लिए यहाँ पर नाविक जो है वो भी मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो झाग की स्थिति है वो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि कैमरामैन युगल बिल्कुल क्लोज फ्रेम रखिएगा। ये देखिए स्थिति झाग की यहाँ पर ऐसी है, और ये सब इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में सफाई के दावे किए जाते हैं, यमुना नदी पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है। इधर पराली और प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम के बीच हरियाणा ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो किसान हरियाणा में पराली जलाएंगे उनसे सरकार फसल नहीं खरीदेगी। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा में एफआईआर भी होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि हरियाणा के किसान बेहद जागरूक हैं और वो पराली नहीं जलाएंगे। हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो सहज अक्षर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे। इधर पराली पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो धुआं नहीं रुकवा सकते। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, कोई उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। आखिर पराली का पूरा पंगा क्या है? इतना कुछ होने के बाद भी बवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा है? पटियाला से सहयोगी आकाश ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए पंजाब में कैसे जलाई जा रही है पराली। तमाम दावों के बावजूद पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आज भी किसान पराली जला रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास इससे इतर कोई समाधान नहीं है। इस समय हमारी मौजूदगी पटियाला में है और यहां मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उस पराली की जिसे अभी कुछ देर पहले ही एक किसान ने जलाया है, और उसने कहा, साफ तौर पर कैमरे पर कहा कि उसके पास कोई समाधान नहीं है, उसे आलू बोना है। और सरकार तमाम दावे तो करती है लेकिन किसी दावे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये सारे दावे औंधे मुंह गिर जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से न सिर्फ पूसा के सोल्यूशन की बात कही जाती है बल्कि तमाम तरीके की मशीनों के सहारे कहें कि जो रेसिड्यू है, जो पराली है, उसको इकट्ठा कर सरकार को देने, फैक्ट्रियों तक पहुंचाने तक की बात कही जाती है। लेकिन किसान कहते हैं कि ये समाधान नहीं है, स्थिति और बदतर होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन पंजाब की जो तस्वीर है, जिस तरह से हमने साल 2023 में देखी, 2022 में देखी, वैसी ही 2024 में भी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं बाजार की। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद भी हुआ। सेंसेक्स 218 पॉइंट चढ़कर 81,225, निफ्टी 104 पॉइंट चढ़कर 24,854 पर बंद हुआ। डिटेल लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, किन शेयर्स में गिरावट रही और कहां तेजी देखने को मिली?
सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो सबसे पहला नाम आता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, अप्रॉक्सीमेटली 6% की। विप्रो में एट द सेम टाइम 4% अपसाइड। आयशर मोटर में भी 3% का एक ऊपरी स्तर हमें देखने को मिला और आईसीआईसीआई बैंक भी करीबन 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की तरफ इस टाइम पे नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का, करीबन 4.5% की गिरावट। कल इसके नतीजे भी कंपनी ने घोषित किए थे, जिसका एक रिफ्लेक्शन आज हमें नंबर्स में देखने को मिला है। ब्रिटानिया में 2%, एशियन पेंट्स में 2% और नेस्ले में भी करीब 1.5% की गिरावट रही है। मिड कैप 100 की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में मैज़गॉन में करीबन 7% का एक अपसाइड आज देखा गया है। पेटीएम में 5%, एसजीएवन में 3% और एनएमडीसी में भी करीब 3% की एक बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड की इस टाइम पे बात कर लेते हैं। आईजीएल करीबन 10.5% की गिरावट। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3% की गिरावट, सीजी पार में 2.5% की गिरावट, आरवीएनएल में भी करीब 0.25% की आज गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो इंडाइसेस की बात करी जाए, हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए एक अच्छा सत्र रहा है। तो बाजार में कब तक चलेगा करेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सोना हर दिन नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। खासकर ये हफ्ता काफ़ी स्पेशल रहा है क्योंकि घरेलू ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के भावों में शानदार तेजी रही। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से समझते हैं कि क्या है अपडेट, क्या हो रहा है मनीषा जी सोने में। सोने ने आज फिर से ऑल टाइम हाइज बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2700 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए। इस साल की अब तक की बात की जाए तो $700 प्रति आउंस से भी ज्यादा की तेजी बन चुकी है, यानी कि 31% की तेजी सोने ने बनाई है, जो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा एनुअल गेन्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो क्योंकि वो 9% का ड्यूटी कट था, इसके लिए तेजी यहां पर भी देखने को मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से थोड़ी कम। 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से तेजी है। एक तो ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन वाला थीम यहां पर जारी है। दूसरा, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और जब भी ये फेज आता है हम देखते हैं अनसर्टनिटी की वजह से सोने में खरीदारी। तीसरी बात यहां पर यह है कि एक वॉर प्रीमियम यहां पर बनता हुआ नजर आया है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। और चौथी चीज ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहे हैं, जिसका फायदा भी हमने यहां पर सोने में देखा है। कुछ बहुत मुनाफा वसूली बाजार को लगता है देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा बाजार हीट अप हो चुका है इसलिए, लेकिन आने वाले साल में फिर से क्योंकि स्लो डाउन कंसर्न्स हैं और क्योंकि खरीदारी यहां पर काफी स्ट्रांग है ईटीएफ और फंड्स के जरिए, बाजार को लगता है कि $3000 प्रति आउंस के लेवल्स भी यहां पर फर्स्ट क्वार्टर 2025 में बनते हुए दिखेंगे। और बाजार की नज़र आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ मन्नापुरम पर रही। इन कंपनियों में 10% से ज़्यादा की गिरावट रही। क्यों टूटी ये कंपनियां, बताने के लिए हमारे साथ है यतिन मोहता। बताएं यतिन, सबसे पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बारे में। तो जहाँ तक कि एक्सीडेंट ऑफ द डे का सवाल है, जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ एक दिक्कत वाली ट्रेड हो रही है। सबसे पहले गैस स्टॉक्स, और अगर हम एमजीएल, आईजीएल या गुजरात गैस की बात करें, औसतन 10-12% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। और कल्प्रिट है एपीएम गैस, जो प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत सस्ती गैस उपलब्ध होती है इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, वहाँ आपको एक 20% का एलोकेशन कट दिखाया भारत सरकार की तरफ से, जिसके कारण जो गैस की कॉस्ट है, जो गैस की लागत है, ये बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी आईजीएल और एमजीएल जैसी कंपनीज के लिए। इसका मुख्य कारण ये है कि ओएनजीसी के ओपल प्लांट में गैस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और घरेलू गैस के लिए बहुत सारा ज़्यादा डिमांड है, जिसके कारण गैस वहाँ डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो बहुत मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण ये एपीएम की जो गैस सप्लाई है सीडीजी कंपनीज को कट करने में जो है सरकार ने एक फैसला लिया है। ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि अगर कंपनीज ने 4.5 से 6.5 रुपये प्रति किलो अगर गैस के दाम नहीं बढ़ाए तो इसका एक बड़ा ईपीएस इंपैक्ट हो सकता है। इमीडिएट ईपीएस इंपैक्ट 20% से ज़्यादा है, लेकिन कितना कंपनीज पास ऑन करेंगी इस पर भी निर्भर रहेगा, कितना अर्निंग्स इंपैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगा। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से गैस का आवंटन कट हुआ है, शायद शॉर्ट टर्म में एक बड़ा अर्निंग्स इंपैक्ट इन सारी गैस कंपनियों को आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण सारे के सारे शेयर्स में 10 से 12%, 15% तक की गिरावट आप देख रहे हैं। और मन्नापुरम में क्या हुआ यतिन?
देखिए, जो दूसरा एक्सीडेंट ऑफ द डे है वो है पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस, जहां मन्नापुरम फाइनेंस पर्टिकुलरली फोकस में है। आरबीआई गोल्ड लोन कंपनीज के बाद अब एनबीएफसीज और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं इन पे नॉन कंप्लायंस के लिए एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ी है। 4 एनबीएफसीज और 1 एमएफआई कंपनी पे एक्शन लिया गया है, जहां आशीर्वाद फाइनेंस जो मन्नापुरम फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है, इसको लेके एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ रहा है। आरबीआई ने तुरंत एक एम्बार्गो लगा दिया है, कोई भी प्रकार की डिसबर्समेंट्स और जो भी लोन पास करने की प्रक्रिया है आशीर्वाद के लिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ऑब्वियसली ये इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे केवाईसी नियमों का उल्लंघन पाया गया है, बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस आरबीआई ने पाए हैं, जिसके कारण ही इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कि मन्नापुरम फाइनेंस का सवाल है, एक मटेरियल सब्सिडरी है कंपनी की, और मॉर्गन स्टैनली ने इसी वजह से आज स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, डाउनग्रेड करके सेल किया है। टारगेट भी 160-170 रुपये के आसपास किया है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि जिस हिसाब से जो एमएफआई स्पेस में इतने बड़े क्रैकडाउन की बातें आ रही हैं, आरबीआई के नॉन कंप्लायंस की चीज़ें आ रही हैं, तो लगभग 20% का ईपीएस इम्पैक्ट आ सकता है, एक बड़े ग्रोथ का इम्पैक्ट आ सकता है, जिसके कारण वो शेयर को आज डाउनग्रेड कर रहे हैं। और ओवरऑल आरबीआई की जो इश्यूज़ हैं इसको 6-12 महीने तक लग जाते हैं सुलझने में, जिसके कारण आज एक रेगुलेटरी हैंगओवर के चलते मन्नापुरम फाइनेंस का शेयर लगभग 15% नीचे है। शुक्रिया यतिन। बोरोसिल के कांच के बर्तन हर किसी की पसंद है और कंपनी भी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती आई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जयपुर की बोरोसिल फैक्ट्री। ये भारत में बोरोसिलिकेट ग्लास की पहली और इकलौती फैक्ट्री है। जब बात हो घर में स्पेशल कांच के बर्तनों की और साइंस लैब में बीकर्स की, तब नाम आता है बोरोसिल। और बोरोसिल की कहानी शुरू हुई थी 1962 में और हम पहुंच चुके हैं पिंक सिटी जयपुर में उसी की कहानी जानने के लिए जो 1962 से शुरू हुई। बोरोसिल लिमिटेड हीट प्रूफ ग्लासवेयर बनाता आया है। 2016 में कंपनी ने पिंक सिटी जयपुर में भारत का सबसे पहला बोरोसिलिकेट ग्लास फैक्ट्री बनाया। इस बोरोसिलिकेट ग्लास फैक्ट्री में कंट्रोल रूम से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहां सब कुछ ऑटोमेटेड है। रॉ मटेरियल को लार्ज साइलोस में डाला जाता है और फिर उसे फर्नेस में ऐड किया जाता है। अभी ये ग्लास लिक्विड फॉर्म में है, जिसे मोल्डिंग के लिए कंटेनर में डालकर रोटेट किया जाता है, जहां मोल्टन ग्लास की अनीलिंग होती है। अब इसमें एयर ब्लो करके इसे ठंडा किया जाता है, जिससे इसे अलग शेप और उसके ऊपर डिजाइन दिए जा सके। बोरोसिल के पास 9000 से ज्यादा एक्टिव डिजाइन अभी मौजूद है। ओपलवेयर डिजाइन करती हुई महिलाएं आप यहाँ देख सकते हैं। इस फैक्ट्री में ओपल ग्लास की प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,660 मेट्रिक टन और बोरोसिलिकेट ग्लास की प्रोडक्शन कैपेसिटी 9,125 मेट्रिक टन पर एनम है। बोरोसिल का नाम बोरोसिलिकेट से बना है, जो बोरोन ट्राइऑक्साइड और सिलिकेट का मिश्रण है। इसकी थर्मल एक्सपेंशन कम होने के कारण ये टेम्परेचर के ज्यादा होने पर भी टिका रहता है। आम ग्लासवेयर्स में सोडा लाइम सिलिका ग्लास होते हैं, जो हाई टेम्परेचर होने पर क्रैक हो जाते हैं। कंपनी ने ग्लास की मजबूती दिखाने के लिए कई क्वालिटी टेस्ट भी किए, जिसे आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। ये प्लांट 4.27 हेक्टेयर में बना है। इनका लारा ब्रांड भारत का सबसे बड़ा ओपलवेयर मैन्युफैक्चरर है। इनकी प्रेजेंस 24,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट में है। वहीं SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट की बात करें तो ये 1800 से ज़्यादा है। इनके प्रोडक्ट्स 26 देशों में मौजूद हैं। इस प्लांट में 600 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। इनकी 25% एम्प्लॉय औरतें ही हैं। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो ओपलवेयर है उसके लिए 84 M टन पर डे है और जो बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर है उसके लिए 25 M टन पर डे है। अब ये जो बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर है ये भारत में ग्लासवेयर बनाने वाला पहली फैक्ट्री है, यानी कि बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर भारत में सिर्फ यही बनती है। और आपको बता दें कि बोरोसिल का नाम भी बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर के नाम पर ही पड़ा है। मैं हूँ शिप्रा राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ।
और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हवाई यात्रियों को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यात्री सबसे ज़्यादा शिकायत किस बात की करते हैं? DGCA के डेटा के साथ रोहन सिंह हमारे साथ हैं। रोहन, बताएं। जी, अगर शिकायतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकायतें आपके फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद आती है। करीब 40% लोगों ने फ़्लाइट संबंधी समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं। इसमें से सीट को लेकर शिकायत हो सकती है या फिर जब आप बोर्ड करते हैं उसके बाद कोई और समस्या आती है। तो दूसरे नंबर पर आता है बैगेज। करीब 19.2% लोगों ने बैगेज को लेकर शिकायतें दर्ज की है। रिफ़ंड को लेकर लगभग 10% लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं। इसके बाद कस्टमर सर्विस का नंबर आता है। लगभग 9.4% लोगों ने कस्टमर सर्विस को लेकर शिकायत दर्ज की है। दिव्यांगता को लेकर 0.4%, स्टाफ का व्यवहार को लेकर 6.3% लोग नाखुश हैं। केटरिंग को लेकर 2.2% लोग नाखुश हैं और किराए को लेकर 0.4% और अन्य जो बाकी समस्याएं हैं उसको लगभग 11% लोग उसको लेकर नाखुश दिखते हैं। वहीं अगर हम एयरलाइन वाइज अगर देखें किस एयरलाइन को लेकर लोग ज़्यादा नाखुश हैं तो और भी रोचक आंकड़े सामने आते हैं। सबसे पहले नंबर आता है स्पाइस जेट का। 329 शिकायतें आ गई हैं। कुल मिला के शिकायतें लगभग 765 है। उसमें से लगभग आधी अकेले स्पाइस जेट को लेके है, जबकि स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 2% है, लेकिन शिकायतें लगभग 50% हैं। इसके बाद नंबर आता है एयर इंडिया का 233 शिकायतें, इंडिगो का 139 शिकायतें। इसके बाद अगर हम बात करें अलायंस एयर को लेकर 12 शिकायतें आई हैं, अकासा को लेकर 29 शिकायतें और विस्तारा को लेकर सिर्फ 4 शिकायतें आई हैं। और अगर हम पूरे साल की बात करें यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर में अब तक कितनी शिकायतें आई हैं तो कुल मिला के लगभग 7500 शिकायतें आई हैं। इसमें भी स्पाइस जेट का नंबर सबसे ज़्यादा है, हर महीने टॉप पे रही है शिकायतों को लेकर। 3226 शिकायतें स्पाइस जेट को लेकर दर्ज की गई हैं। एयर इंडिया को लेकर 1821 शिकायतें हैं और इंडिगो को लेकर लगभग 1041 शिकायतें दर्ज की गई हैं पूरे साल की अगर हम बात करें तो। इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में ही राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में केंद्र की एनडीए सरकार से यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। यूटी में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रस्ताव सौंपेंगे। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने उमर सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ऐसा प्रस्ताव विधानसभा से पारित करना चाहिए था, न कि कैबिनेट से। वहीं छोटी पार्टियों ने इसे आधा अधूरा प्रस्ताव बताते हुए इसमें धारा 370 को वापस लाने की मांग जोड़ने की मांग की है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई को हरी झंडी दी है। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक और भारतीय के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। विकास यादव नाम के एक पूर्व अधिकारी पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो निखिल गुप्ता के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश में लगा था। वहीं भारत ने विकास यादव पर दो टूक कहा है कि किसी भी भारतीय एजेंसी के साथ विकास यादव का कोई कनेक्शन नहीं है। FBI ने भी विकास यादव के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इजराइल ने पिछले 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास प्रमुख याहिया सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि अब हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। गुरुवार को इजराइल ने याहिया के अलावा 3 और आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। हमास ने पुष्टि की है कि इस सिनवार को मार गिरा गया है। बुधवार को इजराइल ने गाजा की एक इमारत पर हमला किया। गुरुवार को जब इजरायली सैनिक इस इमारत में घुसे तो उन्हें याहिया सिनवार के बारे में मारे जाने के बारे में पता चला। पहले भी एक बार सिनवार के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन ये खबर गलत निकली थी। याहिया सिनवार को अगस्त में तत्कालीन हमास चीफ इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद हमास की कमान सौंपी गई थी। सिनवार 1982 में हमास की स्थापना के समय से संगठन से जुड़ा रहा है। सिनवार पहले हमास की सुरक्षा विंग का प्रमुख रह चुका था। इजराइल ने उसे एक बार गिरफ्तार भी किया था तो उसने इजरायली जासूस बताकर अपने ही 12 साथियों की हत्या का गुनाह कबूल किया था। इसीलिए उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।